नमस्कार, जय हिंद। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश सहकांत। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2C एकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं एक और मज़ेदार वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह एक फार्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं R बराबर 2F। R किससे बोलते हैं? R बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। और F किससे बोलते हैं? फोकस दूरी को। किसे बोलते हैं? फोकस दूरी को। F किसे बोलते हैं? फोकस दूरी को, ठीक है। इसके बीच एक संबंध होता है, उस संबंध के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जो संबंध होता है ना, वो R बराबर 2F के बराबर होता है, या F बराबर R/2 के बराबर होता है। यानी कि इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि ये किस प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बात बता दें कि अगर आप प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लेक्चर वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है ना, उसमें हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको जितने भी डाउट होंगे वो सभी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, लेकिन वहाँ पे लेक्चर के साथ बताया जाएगा सभी प्रकार के जितने भी लेक्चर हैं। मतलब लेक्चर को एकदम कवर कराएगा एकदम अच्छे तरीक़े से। तो जाकर हमें उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आज एक दर्पण से सिद्ध करेंगे, जिस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। आज इसे हम अवतल दर्पण के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा हमको बाबू? एक दर्पण निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। देखिए, ये है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण को क्या किए हैं बाबू, हम जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू है ना, उसको हम कहते हैं कलई, ठीक है। कलई कर दिए। कलई करने का मतलब है कि उसको चंद्रीकृत कर दिए गए हैं, जिससे कि इस पार्ट से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे और इधर से नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? इधर से हम वस्तु को देख पाएंगे और इधर से नहीं देख पाएंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे और स्केल से नाप से हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बना लेंगे। ये है मुख्य अक्ष। इसके बारे में सभी लेक्चर वीडियो में बताया गया है, जाकर आप देख लीजिएगा लेक्चर वीडियो को। और उसके बाद में क्या करेंगे बाबू कि उसके बाद में स्केल ले लिए, मुख्य अक्ष बना लिए। अब क्या करेंगे, इसका ध्रुव जो होता है, यानी कि पोल जिससे बोलते हैं और इससे P से सूचित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका P हो जाएगा, और एक फोकस का भी निर्माण करेंगे, ठीक है। अपने मन से एक दूरी को मान लेंगे स्केल के नाप से, और उस दूरी को हम क्या करेंगे, फोकस बना लेंगे। फोकस, तो देखिए ये जो दूरी है फोकस से हम बना लिए। देखिए हम क्या किए हैं बाबू, ध्रुव से फोकस की जो दूरी रखे हैं ना, वो 3 सेंटीमीटर रखे हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये रहा 3 सेंटीमीटर, यानी कि हम 3 सेंटीमीटर की दूरी रखें, ठीक है। और ऐसा ही आपको स्केल के माप से क्या करना है बाबू, फोकस से वक्ता केंद्र की जो दूरी रखेंगे ना, वो 3 सेंटीमीटर रखेंगे। यानी कि पोल और फोकस की जो दूरी होती है ना, उसी के बराबर जो होती है फोकस और वक्ता केंद्र की दूरी। इसी को इस वीडियो में आपको हम सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे, तो उसको हम क्या करेंगे, वक्ता केंद्र का निर्माण करेंगे। अब देखिए ये रहा हमारा वक्ता केंद्र। यहाँ तक निर्माण होने के बाद में क्या करेंगे, हम अपना स्केल को हटाते हैं अब यहाँ से। चलिए अब हमारा स्केल भी हट गया। ये हमारा एक अवतल दर्पण बन चुका है। आप लोग भी पूरे नाप के साथ बनाइए। अगर नाप नहीं कीजिएगा, अगर आप नाप से नहीं बनाते हैं तो आपका फिगर सही नहीं बनेगा, और फिगर नहीं सही बनेगा तो आपका ऑटोमेटिक है कि सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ट्राई कीजिएगा कि बहुत बेहतर ढंग से फिगर बनाए, नाप के बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है बाबू, हमको एक क्या लेना है, किरण आरेख लेना है। तो किरण आरेख कैसा लेना है हमको, उसके बारे में अभी आपको बता देते हैं हम। देखिए क्या करना है कि एक प्रकाश की किरण लेंगे जो होनी चाहिए मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको हम किरण आरेख के नियम में पढ़ाए हुए थे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो फोकस से गुजरती है। देखिए फोकस से गुजर रही है ना बाबू। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए आप सभी का। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब क्या करेंगे, एक अभिलंब का निर्माण करेंगे। और अभिलंब का निर्माण यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन निकालेंगे। आप चाहे तो कहीं और भी निकाल सकते हैं, अगर नीचा होता फिर भी हम अलग से निकालते, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या बनेगा, अभिलंब जो बनेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बनेगा। ऐसे आप अभिलंब बनाइएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा। देखिए किस प्रकार बनता है। यहाँ पे हम अभिलंब का निर्माण किए। अभिलंब क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है। इसके बारे में आपको हम लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं। आप नहीं देखें लेक्चर वीडियो तो लेक्चर वीडियो को देख लीजिएगा। और लेक्चर वीडियो में आपको ये भी बताए हुए थे कि अपवर्तन का नियम कहता है जो एंगल आई होता है ना, एंगल आर के बराबर होता है। तो एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए,
तो यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे एक कोण का निर्माण हो रहा है और नीचा भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो कोण का निर्माण हुआ ना बाबू, एक कोण ये रहा और एक ये रहा, दो कोण का निर्माण हुआ है। तो इस दो कोणों को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और नीचा वाला को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। नीचा वाला को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, ऊपर वाला को आपतन कोण, नीचा वाला को परावर्तन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, अच्छा तो अब कुछ नहीं करना है इस फिगर में, हमको यही करना है बस कि अब इस फिगर का नाम रख लेते हैं। फिगर का नाम रखने का मतलब जैसे दर्पण है तो दर्पण का भी कुछ नाम रख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो किरण है इस किरण का भी नाम रख लेते हैं। चलिए इस सब का नाम रखते हैं। तो इसका हम नाम रखते हैं एम एन। ठीक है, दर्पण का नाम क्या रखें? एम एन। और जो रेखा होगा, किरण होगा, उसका नाम रखेंगे ए बी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग सिद्ध की तरफ। अब इसे हम क्या करेंगे? सिद्ध करते हैं कि f बराबर जो r/2 होता है वो किस प्रकार होता है। तो उसके लिए इतना फिगर को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इतना फिगर ड्रॉ करना आप लोग सीख गए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, फिर से सीखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम? देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करना है बाबू, समझिएगा इस बात को। क्या करना है अभी कि जो हम लोग फिगर बनाए हैं, जो टोटल भी फिगर बनाए हैं उसको इस साइड नोट कर लेंगे। क्यों नोट करेंगे? ताकि हम एग्जामिनर को समझा सके कि हम इस फिगर में किए क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस फिगर में क्या किए हैं देखिए एक बार। क्या किए हैं? सबसे पहले एक दर्पण बनाया है। कौन सा दर्पण बनाया है? एक अवतल दर्पण बनाया है। क्या बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है, जिसका नाम क्या रखे हैं? एम एन इसका नाम रखे हैं। और जिसका जो ध्रुव है, ध्रुव किसे बोलते हैं बाबू? पोल को बोलते हैं। जिसका जो ध्रुव है वो पी है, जो इस बिंदु पर है। और फोकस जो है यहाँ पे है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। ठीक है, और वक्ता केंद्र कहाँ पे है? सी। वक्ता केंद्र जिसे सी के नाम से बोलते हैं हम लोग। और इतना कार्य किए हैं। ठीक है, एक दर्पण लिए हैं जिसका नाम क्या रखें? एम एन लिए हैं। उसका ध्रुव जो है पी है, उसका फोकस क्या है? एफ है, तथा उसका वक्ता केंद्र क्या है? सी है। और उसके बाद में क्या किए हैं बाबू? देखिएगा ए और बी। ए और बी क्या किए हैं बाबू? ए और बी जो है, ए और जो बी है इसका क्या है? एक किरण लिए हैं। ए और बी क्या किए हैं? एक किरण लिए हैं जो फोकस से होकर गुजर रही है। जो कहाँ से निकल रही है? जो फोकस से होकर गुजर रही है। और उसके बीचों बीच एक अभिलंब लिए हैं। जो अभिलंब है वो सी और बी को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, सी और बी से गुजर रही है, यानी कि यहाँ पे गुजर रही है ना। तो अभिलंब के बारे में नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाए, क्योंकि यह क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक रेखा होता है। आपको हम बताए हुए लेक्चर वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं ना। तो एक बार आप जाकर देख लीजिए वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको वीडियो। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं ना? तो इस बात को हम लोग क्या करना है? इस साइड में नोट करते हैं। चलिए इस बात को हम लोग नोट करते हैं ताकि हम एग्जामिनर को समझा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ले लिए। अब क्या करेंगे? हम लिखेंगे माना की। ठीक है, माना की क्यों लिखेंगे? समझिएगा बात को, ताकि हम यहाँ पे कुछ चीज़ को मानेंगे। क्या मानेंगे? तो एम एन एक क्या है? अवतल दर्पण है जो छोटे द्वारा का है। ठीक है, एम एन एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण है। एम एन क्या है? एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव जो है पी है और फोकस क्या है? एफ है। जिसका ध्रुव क्या है? पी है, जिसका फोकस क्या है? एफ है, तथा वक्ता केंद्र क्या है? वक्ता केंद्र सी है, तथा वक्ता केंद्र क्या है? सी है। इतना तो काम कर लिए। क्या किए हैं? एम एन एक छोटे द्वारा का दर्पण है। एम एन एक छोटे द्वारा का दर्पण है जिसका फोकस क्या है? जिसका फोकस मतलब जिसका ध्रुव क्या है? पी है, जिसका फोकस क्या है? एफ है, तथा जिसका वक्ता केंद्र क्या है? सी है। इतना काम तो किए हैं। चलिए इतना काम करने के बाद में आखिरकार हम उसके बाद में क्या किए हैं? तो ए बी एक किरण लिए। क्या किए हैं? ए बी एक किरण लिए हैं। यही ना किए हैं? तो ए बी एक किरण लिए हैं। देखिए, जिससे ए बी किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होकर, यानी देखिए एक किरण जो है किसके समांतर आपतित हो रही है? मुख अक्ष यही ना है, इसके समांतर आपतित हो रही है। तो ए बी जो किरण है ना वो मुख अक्ष के समांतर आपतित होकर फोकस से गुजर रही है। देखिए फोकस से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? फोकस से जा रही है। इतना बात तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए एक हम लोग क्या किए हैं? दर्पण लिए हैं। एम एन एक छोटे द्वारा का अवतल दर्पण लिए हैं, जिसका जो ध्रुव है पी है, फोकस क्या है? एफ है, तथा वक्ता केंद्र सी है, जिससे ए बी किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होकर फोकस से गुजरती है। इतना बात तो हम लोग कर लिए हैं। चलिए अब हम इसको आगे की तरफ ले चलते हैं। आगे क्या करेंगे बाबू? आपको हम बता रहे हैं ना कि एंगल जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। कैसे होता है? तो ये परावर्तन का नियम होता है। क्या होता है? परावर्तन का जो होता है नियम होता है
कि जो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बना कोण होता है उसे आई बोलते हैं, ठीक है। आई मतलब आपतन कोण बोलते हैं। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते, मतलब परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण जो क्या होता है आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसको हम यहाँ से करते हैं, देखिए हम करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या बाबू है? त्रिज्या सी बी, यहाँ पे देखिए त्रिज्या क्या है? सी बी, दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है। इस बात को भी, अभिलंब वाला की बात को हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे जो सी बी है ये त्रिज्या है। अब बाबू ये त्रिज्या कैसे है आपको हम समझाने का इसका प्रयास करते हैं। देखिए उस बात को हम अभी समझाएंगे बाबू, उससे पहले इसको समझते हैं। देखिए आपको हम लेक्चर वीडियो में बताएं कि जो दर्पण होता है ना किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है। क्या होता है? किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है। हम मान लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कोई दर्पण ले लिए, उसका केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो दर्पण का केंद्र, मतलब जो गोला का केंद्र होता है ना, उसी को मानते हैं। तो बताइए, और गोला के केंद्र से हम उसके परिधि तक किसी लंबाई को खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंगे उसको भी त्रिज्या बोलेंगे, अगर यहाँ से यहाँ लेंगे उसको भी क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि ये भी तो क्या है? त्रिज्या है ना बाबू। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन जा रहा है, ये भी तो क्या है? त्रिज्या है। इसलिए यहाँ पे क्या किया? त्रिज्या सी बी दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और एंगल आई और एंगल आर आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? परावर्तन के नियम से होता है। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। देखिए क्या करेंगे बाबू, इस फिगर को हम फिर से इधर ला लिए। क्या किए हैं? इस फिगर जो यहाँ पे जो फिगर है ना बाबू, देखिए ये वाला जो फिगर है ना, सेम टू सेम यही फिगर को ना हम यहाँ पे लाए, नए पेज पर लाए हैं। अब क्या करेंगे हम? अब परावर्तन के नियम से करेंगे, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या होता है आपको पता है ना? एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। देखिए यही ना एंगल आई है बाबू, ये एंगल आई है। और एंगल आई को किस प्रकार लिख सकते हैं? ए बी सी। तो एंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो बराबर किसके होगा? सी आर, मतलब सी बी एफ किसके बराबर होगा? सी बी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे सी बी एफ है, तो हम इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ये बात समझ रहे हैं ना आप? क्या किए हैं अभी हम? जो एंगल आई और एंगल आर है उसको हम क्या बोले हैं? ए बी सी एक एंगल है और जो बराबर होगी किसके? सी बी एफ के। क्यों बराबर होगी? क्योंकि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। ये बात कहाँ बताया गया है? तो परावर्तन के नियम में बताया गया है। चलिए आप लोग मैथ तो पढ़ते होइएगा, आप लोगों को मालूम होगा कि दो समांतर रेखा को जब कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका एकांतर कोण जो होता है क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जो उसका एकांतर कोण होता है ना आपस में बराबर होता है। तो वही बात यहाँ पे देखिए, ये भी एक समांतर रेखा है, ये भी एक, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर रेखा है ना। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर रेखा है। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है? ये जो सी बी लाइन है क्या कर रही है? यहाँ से इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका एकांतर कोण भी बराबर होगा। यानी जो एंगल यहाँ पे आई है ना, अगर इसका एकांतर कोण भी क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया ना एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एंगल आई हो जाएगा और यहाँ पर भी एंगल आई हो जाएगा। इसी बात को हम क्या करते हैं? अपनी भाषा में लिखेंगे। देखिए अपनी भाषा में किस प्रकार लिखेंगे? चूँकि ए बी सी बराबर होगा, एंगल आई बराबर होगा ना बाबू एंगल आर से। अभी हम एंगल आई मतलब बराबर होगा यहाँ पे एकांतर कोण से, आपको बताया ना अभी हम। तो चूँकि ए बी सी बराबर होगा बी सी एफ, यानी कि बी सी एफ। और फिर हम इससे नाम क्यों रख रहे हैं? तो आपको बताते हैं जो एंगल होता है ना बाबू, जैसे यहाँ पे मान गए ए है, ए बी है और सी है। जो एंगल होता है उस एंगल को हमेशा बीच में रखते हैं। हम इधर से भी पढ़ सकते हैं सी बी ए, इसको हम इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं सी बी ए, और इसको ए भी पढ़ सकते हैं ए बी सी। इसमें से दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? यही बात है, इसलिए इसको इस प्रकार हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल आई है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर होएगा दोनों एक साथ एकांतर कोण से। समझ पा रहे हैं ना बाबू? देखिए क्यों बराबर होगा, यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख लीजिए एक बार। देखिए यही ना है, एकांतर कोण से बराबर हो गया ना बाबू। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पर भी आई है। अब तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब एक और बात बताइएगा, आप लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी को जानते हैं। सपोज कीजिए 5 रुपया में आपको क्या मिल रहा है? 5 रुपये में आपको मिल रहा है, अगर 5 रुपये में आपको मिल रहा है डेयरी मिल्क, ठीक है। क्या मिल रहा है बाबू? डेयरी मिल्क। क्या मिल रहा है? डेयरी मिल्क। और 5 रुपये में क्या मिल रहा है आपको? 5 रुपये में मिल रहा है कुरकुरे, ठीक है। 5 रुपये में क्या मिल रहा है? कुरकुरे, ठीक है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं बाबू कि डेयरी मिल्क का जो दाम है, डेयरी मिल्क का जो दाम है
डेयरी मिल्क का जो दाम है वो कुरकुरे के क्या है, बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्यों बराबर है? देखिए यहाँ पे बात को, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर LHS जो है वो क्या है, 5 रुपया है, और यहाँ पर भी LHS क्या है, 5 रुपया। यानी कि जब LHS राइट हैंड साइड, LHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड बराबर होता है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर वही हाल करेंगे हम इसका। देखिए यहाँ पे इसका LHS ABC है, इसका भी LHS ABC है। अगर दोनों ABC है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, CVF बराबर BCF कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे अभी इसके साथ किए हैं, डेयरी मिल्क के साथ किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अब एंगल BCF जो हो जाएगा ना, CBF के बराबर हो जाएगा। एंगल BCF CBF के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? चलिए एक और बात बताइएगा बाबू, इस फिगर में आपको कुछ दिख रहा है? ये जो फिगर इसमें कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी हम दिखाते हैं आपको। सोचिए ये B है और ये क्या है, C है, और ये क्या है, F है। और यहाँ पे बात को देखिएगा, आपको हम बता दें, देखिए यहाँ से जो C से लेकर B तक की दूरी है और B से लेकर F तक की दूरी है और C से लेकर F तक की दूरी एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। और एक बात हम जानते हैं, जो एंगल I होता है एंगल R के बराबर होता है। एंगल I जो है एंगल R के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तो एंगल I है, यह एंगल I इस एंगल R के बराबर होगा, बराबर होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे बराबर होगा। तो हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर होती है या दो कोण बराबर होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं समद्वि, एक फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अपनी भाषा में लिखे हैं कि BCF, अभी आपको बताया ना BCF एक त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज, समद्विबाहु। आखिर समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि मतलब क्या होता है, दो, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो देखिए इसका जो दो एंगल बराबर है, यहाँ पे एंगल I और एंगल जो R है ये आपस में तो बराबर है, यानी कि एंगल R जो है इसके इस भुजा से क्या बोलता है, लिंक रखता है, और ये जो एंगल I है इस भुजा से लिंक रखता है, यानी कि ये वाला बराबर होगा किसके, इसके। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, समझिएगा, जो BF है वो बराबर होगा किसके, CF के। समझ पा रहे हैं ना? जब दो भुजा बराबर होगी तब तो दो कोण बराबर होगा ना। तो यहाँ पे BF जो है CF के बराबर हो जाएगा, यही बात है। अतः हम कह सकते हैं ना BF CF के बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। ये बात तो समझ में आ गया आपको। और इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण थर्ड मान लेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, एक बात समझिएगा। हम माने क्या है, शुरू में माने कि यह एक छोटे द्वारा का दर्पण है। अगर सोचिए, अगर इसका छोटा द्वारक होगा तो यहाँ से अगर हम इस लाइन को खींचेंगे तो सपोज कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस बिंदु पे आएगा, तो इस बिंदु से P की दूरी कितनी है, एकदम नगण्य है। अगर छोटा द्वारक होगा, ये और छोटा दर्पण कर देंगे तो ये नगण्य हो जाएगा। तो नगण्य हो जाएगा तो इसको हम लगभग में कह सकते हैं B जो है P के बराबर है, B जो है P के बराबर है, इस बात को कह सकते हैं ना। चलिए, मतलब B और P की दूरी जो है, ठीक है, इसको हम लंबाई लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और एक बात, जब छोटे द्वारा का दर्पण होगा ना बाबू, तो ये जो BP है, ये BP है, वो बराबर किससे होगा, PF के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दर्पण छोटे द्वारा का दर्पण है। जब दर्पण छोटे द्वारा का हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दर्पण है यहाँ पे छोटे द्वारा का हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लगभग में इसे हम क्या बोल सकते हैं कि बराबर हो जाएगा। इसी को अपने भाषा में लिखेंगे तो देखिए, यदि B P के बहुत निकट हो तो क्या होगा, BF जो है PF के बराबर हो जाएगा लगभग में। ये जो BF है, ये BF जो है ना, इस PF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसमें, लगभग में। चलिए अब इसे हम इक्वेशन 4 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में अंतर क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी BF है और यहाँ पर भी BF है, यानी कि LHS यानी कि राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम CF को PF के बराबर भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिए, समीकरण 3 और 4 से क्या किए हैं, PF को CF के बराबर कर दिए। अच्छा, तो इस बात को इतना तो हम कर दिए हैं। बताइएगा बाबू, जब PF बराबर है CF के, यानी कि F वाला जो लाइन है इसके क्या होगा, बराबर होगा ना। कैसे, यहाँ पे तो हम बता रहे हैं ना PF बराबर है CF के। यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा, हमें उम्मीद है। चलिए देखिए, एक बात बताइएगा, अगर ये लंबी लाइन है
इस लाइन का जो लेंथ हम मान लेते हैं, इसका लेंथ मान लेते हैं क्या हम 4 मीटर, क्या मानते हैं 4 मीटर, और इसको हम 4/2 करेंगे बाबू, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि इसे बराबर बराबर भागों में क्या किया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, जब PC को हम एक लंबी लाइन मान लेंगे और PC को बाई 2 कर देंगे तो ये बराबर बराबर भागों में बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा। तो ये भी आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, तो दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो वही बात यहाँ पे PC/2 कर दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, नहीं होना भी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। PF है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बाबू, आप जानते होइएगा फोकस दूरी किसे बोलते हैं। फोकस दूरी आपको बता दे कि आप बताइएगा फोकस दूरी किसे बोलते हैं, यानी कि फोकस जो दूरी होता है वो किसे बोलते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुव से, क्या कहते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी को, फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी को। यही ना ध्रुव है और यही ना फोकस है, इसी के बीच की दूरी को ना बोलेंगे फोकस दूरी। इसे हम किससे सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। तो हम PF को F के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, F कर दिए, क्लियर है। CF को हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि बराबर है तो किसी को भी हम हटा के किसी के भी बराबर कर सकते हैं। इसको तो हम F कर दिए, याद रखिएगा। और PC को हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे PC, यही ना PC। वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं आप बताइए, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं बताइएगा, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है उसे बोलते हैं ध्रुव से, क्या बोलते हैं, ध्रुव से क्या करते हैं बाबू, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या करते हैं, वक्रता केंद्र की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका ध्रुव है और ये आपका केंद्र है, वक्रता केंद्र है, तो इसी की दूरी को ना बोलेंगे। तो यहाँ पे PC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PC के जगह पे R या छोटा r भी लिख सकते हैं। चलिए हम बड़ा R ही लिखते हैं और यहाँ पे F होगा ही। अगर ऐसा है तो यहाँ पे R/2 हो जाएगा। तो इसी को अपनी भाषा में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, अब PF बराबर जो हो जाएगा R/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको हम F माने हैं, इसको R माने हैं, तो R/2 तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही तो बात है, F बराबर R/2। अब इसी 2 भागा में, अब यहाँ पे क्या है, F बराबर जो है R/2 है, ये 2 क्या है भागा में है, तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, 2F बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसी को तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं प्रूफ। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।